राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। आप जानते हैं राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। और पॉलिटिकल साइंस शब्द जो है ये अंग्रेजी के पॉलिटिक्स पर आधारित है। अगर हम शब्दोत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ नगर राज्य यानी सिटी स्टेट होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं, राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द पर आधारित है और शब्दोत्पत्ति की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का जो पॉलिटिक्स शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है नगर राज्य यानी सिटी स्टेट। तो एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कि पॉलिटिकल साइंस शब्द पॉलिटिक्स शब्द से व्युत्पन्न हुआ है और पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ नगर राज्य यानी सिटी स्टेट होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रीस में या यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जो राजनीतिक इकाई भी होते थे और सामाजिक इकाई भी होते थे। और आप जान लीजिए कि इन नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन्हीं गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी थी और इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया था। तो याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। पॉलिटिकल साइंस शब्द अंग्रेजी के पॉलिटिक्स पर आधारित है और पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। पोलिस जो है यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पोलिस शब्द जो है जिससे पॉलिटिकल साइंस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ये ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। इसको हमने अलग से फैक्ट के रूप में निर्धारित किया है कि अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है जो प्राचीन यूनानी नगर राज्यों का सूचक था। दोस्तों देखिए, यूनानी विचारकों ने नगर राज्यों में संचालित नागरिकों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं या परीक्षाओं में पूछे गए हैं एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। देखिए, जो राजनीति विज्ञान शब्द के व्युत्पत्ति और किस भाषा से लिया गया शब्द है वहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक पूछा गया है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और ये पोलिस शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपने जान लिया कि पोलिस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो किस भाषा से लिया गया है। इसमें देखिए लैटिन, फ्रेंच, यूनानी या जर्मन, तो आप जानते हैं कि ये यूनानी भाषा का शब्द है। और इसके अलावा जो पोलिस शब्द से या राजनीति विज्ञान की व्युत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें देखिए शहर राज्य, जिनको सिटी स्टेट या नगर राज्य कहते हैं, शहर राज्य शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है, तो ये प्राचीन यूनान या प्राचीन ग्रीस से है। पोलिस शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं पोलिस शब्द का मतलब नगर राज्य होता है। और एक प्रश्न पूछा गया है कि पोलिस शब्द जो है दोस्तों ये कौन सा, या पोलिस शब्द जो था वर्तमान में वो उससे किसका बोध होता है, तो आप जान लीजिए कि यूनानी नगर राज्य जो थे या सिटी स्टेट जो थे उनका आधुनिक नाम आज के समय में स्टेट या राज्य हो गया है। तो यहाँ से जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से पॉलिटिकल साइंस का जो पोलिस शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ नगर राज्य होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे उनको भी आपने देख लिया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो राजनीति विज्ञान की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।
और एक विचारक हैं गार्नर, इनका कहना है कि राजनीति शास्त्र की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने कि इसके विद्वान हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान की कोई स्पष्ट परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी परिभाषा दी है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने कि इसके विद्वान हैं। दोस्तों, राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है राज्य से संबंधित परिभाषाएं, दूसरा है सरकार से संबंधित परिभाषाएं और तीसरा है राज्य और सरकार दोनों से संबंधित परिभाषाएं। तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको हम राज्य से संबंधित राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। तो दोस्तों, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, ये गार्नर का कथन है। गार्नर महत्वपूर्ण आधुनिक राजनीतिक चिंतक और विचारक हैं। इन्होंने राजनीति शास्त्र की सबसे स्पष्ट और सरल परिभाषा प्रस्तुत की है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में अगर जो कहा जाए कि कई बार पूछा गया है, 20 बार पूछा गया है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है। देखिए, इसको भिन्न भिन्न शब्दों में इस प्रश्न को पूछा गया है कि किसने कहा है राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ अंत होता है? तो ये गार्नर का कथन है। गार्नर की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इसी पुस्तक में उन्होंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। तो एक प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, या फिर ये कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किसका है? तो रट लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, गार्नर का कथन है। राज्य के संबंध में या राजनीति विज्ञान से संबंधित जो राज्य आधारित परिभाषा है, उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये देखिए कि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है, जो ये समझने की चेष्टा करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है और किन विविध रूपों में इसकी अभिव्यक्ति होती है और किस प्रकार इसका विकास हुआ है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये एक लंबी परिभाषा है, ब्लंट अशली की परिभाषा है। ब्लंट अशली का कहना है कि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है, जो ये समझने की चेष्टा करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है और किन विविध रूपों में इसकी अभिव्यक्ति होती है और किस प्रकार इसका विकास हुआ है। तो ये ब्लंट अशली की परिभाषा है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, ये परिभाषा गैटेल की है, जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो राज्य से संबंधित राजनीति विज्ञान की परिभाषा है, वो गुडनाव एक विचारक हैं, गुडनाव की परिभाषा है, जो ये कहते हैं कि इस विज्ञान में उस संगठन का अध्ययन होता है जिसे राज्य कहते हैं। यह राज्य के स्थिर तथा गतिशील दोनों अवस्थाओं का विज्ञान है। तो गुडनाव राज्य के अध्ययन को राजनीति विज्ञान से परिभाषित करते हैं और उनके लिए उनका मानना है कि राज्य के स्थिर और गतिशील दोनों अवस्थाओं का विज्ञान राजनीति विज्ञान होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों सरकार से संबंधित परिभाषाएं राजनीति विज्ञान की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गैटेल का कहना है, गैटेल का मानना है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप
क्या होना चाहिए। ये भी परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का रूप क्या रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है, इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये गेटल की परिभाषा है दोस्तों। इसी तरह से गेटल कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। दोस्तों देखिए, सरकार से संबंधित परिभाषाओं में एक महत्वपूर्ण विचारक हैं लीकाक। लीकाक का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। लीकाक का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। इसी तरह एक विचारक हैं सीले। सीले का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार या शासन से संबंधित बातों की खोज करता है, जैसे राजनीतिक अर्थशास्त्र संपत्ति का, प्राणी शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का और रेखा गणित क्षेत्र और परिमाण का अध्ययन करता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार या शासन से संबंधित बातों की खोज करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसमें आप देख लीजिए कि राजनीति विज्ञान सरकार या शासन से संबंधित बातों की खोज करता है, जैसे राजनीतिक अर्थशास्त्र संपत्ति का, प्राणी शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का और रेखा गणित क्षेत्र और परिमाण का। ये सीले का कथन है। इसके अलावा दोस्तों राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित जो हैं वो मानने वाले विचारकों में गिलक्राइस्ट प्रमुख हैं। इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजनीति विज्ञान वास्तव में राज्य और सरकार दोनों की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये गिलक्राइस्ट द्वारा दी गई परिभाषा है। इसके अलावा डिमॉक की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन या यंत्र सरकार से है। राजनीति विज्ञान राज्य और उसके अभिकरण या साधन के रूप में सरकार से संबंधित है। ये डिमॉक की परिभाषा है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण परिभाषा राजनीति विज्ञान की बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। ये पॉल जैनेट की परिभाषा है। तो याद रखिएगा, पॉल जैनेट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। देखिए, एक प्रश्न और बनता है, राजनीति विज्ञान की आधुनिक और व्यवहारिक परिभाषाओं में किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है कैटलिन। कैटलिन एक विचारक हैं, इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये कथन किसका है? तो ये डेविड ईस्टन की परिभाषा है राजनीति विज्ञान के संबंध में कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। दोस्तों, डेविड ईस्टन अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर एप्लाइड साइंस यानी अनुप्रयुक्त विज्ञान के रूप में जो है इसको स्थापित करने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में लगाने पर बल दिया। और इसी संदर्भ में ईस्टन ने कहा कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। देखिए, अब कुछ अन्य जो साधारण सी परिभाषाएं हैं या साधारण से तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजनीति विज्ञान के जनक या पिता किसे माना जाता है, आपको बताना है। किसे राजनीति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है? तो प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक
घोषित किया जाता है। राजनीति शब्द का सबसे पहला प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स रखा था। इसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और अरस्तु के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान या सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक होने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विद्वान ने प्रदान किया? तो अरस्तु ने, क्योंकि अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इस कारण अरस्तु को जो है राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इसने ही राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान या मास्टर साइंस या फिर सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी है? तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जिसे उपयुक्त नाम की इतनी आवश्यकता है जितना राजनीति विज्ञान के लिए। दोस्तों, ये प्रश्न या ये कथन इसलिए आया है क्योंकि राजनीति विज्ञान शब्द को लेकर कई बार विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स। कुछ लोग इसे राजनीति दर्शन या पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। कुछ लोग राजनीति शास्त्र कहते हैं। कुछ लोग राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इसी संदर्भ में ये विचारक जेलिनेक का कथन है कि कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जिसे उपयुक्त नाम की इतनी आवश्यकता है जितना राजनीति विज्ञान के लिए। तो ये कथन आपका जेलिनेक का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। जब हम राजनीति विज्ञान के प्रकृति पर विचार करते हैं तो इसमें ये प्रश्न आता है कि राजनीति विज्ञान कला है अथवा विज्ञान है। तो इस संबंध में एक प्रश्न आता है, एक कथन आता है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये बकिल का कथन है। एक विचारक हैं बकिल, जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। इन्होंने दोस्तों, इनका ये कथन है कि राजनीति का विज्ञान होना दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। और ये कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक प्रश्न और है इसी से संबंधित कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों मेटलैंड का है, जो कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए दोस्तों, राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, अरस्तु, बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, सिजविक, लॉर्ड ब्राइस, ब्लंटस्ली, जेलिनेक, बर्गेस, गार्नर, फाइनर और लास्की। ये विचारक जो हैं दोस्तों, ये राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। भले ही राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की भांति या भौतिक रसायन की भांति विज्ञान नहीं है, लेकिन कोई भी विषय यदि उसकी पद्धति वैज्ञानिक है, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो उसे विज्ञान कहा जा सकता है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान को भी या राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने वाले विचारकों में अरस्तु, बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, सिजविक, ब्राइस, ब्लंटस्ली, जेलिनेक, बर्गेस, गार्नर, फाइनर और लास्की हैं। इन तथ्यों को याद कर लीजिएगा, इन विचारकों के नाम याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से विचारक राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। अगला है दोस्तों, राजनीति शास्त्र को विज्ञान न मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, बकिल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन या ब्रोगन और एडमंड बर्क यानी बर्क। ये विचारक ऐसे हैं जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। फिर से एक बार देखिए विचारकों के नाम, बकिल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन या ब्रोगन या फिर बर्क। ये लोग राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं।
अगला एक महत्वपूर्ण कथन है, ये अभी परीक्षा में पूछा नहीं गया है लेकिन याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है। जब तक राजनीति के क्षेत्र में डार्विन और मेंडल जैसे महारथी नहीं होंगे जो राजनीति के अटल सिद्धांत प्रस्तुत कर सकें, तब तक हम राजनीति को विज्ञान नहीं कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये है D.W. ब्रोगन। कहीं कहीं ब्रोगन या ब्रोजन आता है, तो याद रखिएगा जब तक राजनीति के क्षेत्र में डार्विन और मेंडल जैसे महारथी नहीं होंगे जो राजनीति के अटल सिद्धांत प्रस्तुत कर सकें, तब तक हम राजनीति को विज्ञान नहीं कह सकते। D.W. ब्रोगन राजनीति को विज्ञान न मानने वाले विचारकों में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो राजनीति के शक्तिवादी विचारकों में लासवेल और कापलान का नाम महत्वपूर्ण है। इनका कथन है कि राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। ये लासवेल और कापलान का कथन है। देखिए, एक प्रश्न बनता है दोस्तों, राजनीति शास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो किसी भी विषय को विज्ञान इस आधार पर कहा जाएगा कि उसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है और उसका क्रमबद्ध सुव्यवस्थित जो है अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की परिभाषा है किसी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र से संबंधित है। देखिए, नागरिक शास्त्र या जिसको इंग्लिश में हम सिविक्स कहते हैं, CIVICX, तो सिविक्स या नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। आपको बताना है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो सिविक और सिविटास दोस्तों ये लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनसे कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो याद रखिएगा नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता यानी सिटीजनशिप है। और नागरिक शास्त्र की परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में इस प्रकार से दी जा सकती है कि नागरिकता, नागरिक जीवन और नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। इसमें मुख्य रूप से नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो TGT PGT परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए, साथ ही LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला थी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, वहां से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो प्रश्न थे कितने महत्वपूर्ण थे और आपके लिए कितने लाभदायक हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आगे अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को आसान करें। आपकी सफलता में सहभागी के रूप में आपका अनुराग चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों राज्य शब्द जो है जिसको हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, ये राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। तो आप जानते भी हैं कि कई विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य के आधार पर ही परिभाषित करते हैं। जैसे गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो राज्य शब्द जो स्टेट है ये राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। दोस्तों एक विचारक हैं R.G. गैटेल। देखिए R.G. गैटेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है।
तो याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ये परिभाषा आरजी गेटेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में दी है और कई विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन मानते हैं। तो इस दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि राज्य शब्द राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्व का है और यूँ कहा जाए कि ये केंद्रीय महत्व का शब्द है। दोस्तों, एक परिभाषा बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो देखिए दोस्तों, ये यूनानी विचारक अरस्तु द्वारा दी गई परिभाषा है कि राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु जो है राज्य का अस्तित्व इसलिए मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं और राज्य को सभी संस्थाओं में वो श्रेष्ठ भी मानते हैं। और आप जानते हैं कि अरस्तु महान राजनीतिक विचारक हैं जिनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो पुस्तकें अरस्तु द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रंथ में शामिल हैं। तो याद रखिएगा, राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये अरस्तु द्वारा कहा गया है और अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास राज्य के अंदर ही कर सकता है क्योंकि राज्य व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक परिभाषा है दोस्तों, राज्य बहुसंख्यक समुदाय है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो ये प्राचीन विचारक हैं सिसरो द्वारा दी गई परिभाषा है कि राज्य बहुसंख्यक समुदाय है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभ, इसमें जो शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। राज्य बहुसंख्यक समुदाय है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। ये सिसरो द्वारा दी गई परिभाषा है। जीन बोंदा एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का एक संघ है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोदा को दोस्तों आधुनिक अर्थों में संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग बोदा ने ही किया था और राज्य परिवारों और उनकी सामान्य संपत्तियों का एक संघ है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। ये बोदा द्वारा दी गई परिभाषा है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए ब्लंटस्ली की है जो कहते हैं कि राज्य किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का वह संघ है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है। तो यहाँ पर देखिए राज्य के दो तत्वों की बात भी की गई है, निश्चित भूभाग और रहने वाले लोग यानी जनसंख्या। तो देखिए दोस्तों, राज्य किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का वह संघ है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है। ये ब्लंटस्ली द्वारा दी गई परिभाषा है राज्य की। राज्य की एक महत्वपूर्ण परिभाषा, आसान सी परिभाषा देखिए, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का एक विशिष्ट भाग है। ये बर्गेस द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा है। विल्सन, तो ये प्रश्न देखिए बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। याद रखिएगा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून यानी विधि की स्थापना के लिए संगठित समूह है। देखिए, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा विधि की स्थापना के लिए संगठित समूह है। तो ये परिभाषा वुड्रो विल्सन यानी विल्सन द्वारा दी गई है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कथन है कि राज्य एक ऐसा भूक्षेत्रीय समाज है जो शासन और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। ये किसके द्वारा या किस विचारक की परिभाषा है? तो लास्की, H.J. लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की, ये आधुनिक काल के राजनीतिक विचारक हैं, महत्वपूर्ण विचारक। इन्होंने राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राज्य एक ऐसा भूक्षेत्रीय समाज है जो शासन और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। तो हमने पहले ही देखा है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है और जो सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है, सबसे आगे है और सर्वश्रेष्ठ है।
आइए देखते हैं दोस्तों राज्य की जो पूर्ण परिभाषा जिसे कहा जाए, महत्वपूर्ण परिभाषा। तो राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो न्यून या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाह्य शक्ति के नियंत्रण से सर्वथा लगभग स्वतंत्र हो, जिसमें एक सुव्यवस्थित शासन सत्ता या सरकार विद्यमान हो और जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूभाग के प्रायः सभी निवासी अभ्यस्त हों। ये राज्य की परिभाषा गार्नर द्वारा दी गई है। तो गार्नर द्वारा दी गई परिभाषा ये राज्य की एक तरह से पूर्ण और संपूर्ण परिभाषा मानी जाती है कि राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो न्यून या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाह्य शक्ति के नियंत्रण से सर्वथा लगभग स्वतंत्र होता है और जिसमें एक सुव्यवस्थित शासन सत्ता या सरकार विद्यमान हो और जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूभाग के प्रायः सभी निवासी अभ्यस्त हों। गार्नर द्वारा दी गई परिभाषा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं दोस्तों। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु ने राज्य का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया था और इसे अच्छे जीवन की प्राप्ति का साधन माना था। तो आप जान लीजिए कि यूनानी विचारक जिनमें प्लेटो और अरस्तु महत्वपूर्ण हैं, वो राज्य को संपूर्ण समाज के रूप में संदर्भित करते हैं और इसे अच्छे जीवन यानी सद्जीवन की प्राप्ति में एक साधन मानते हैं। संविदावादी विचारक जिसको हम समझौतावादी विचारक कहते हैं, वो राज्य को यंत्र मानते हैं और राज्य को एक समझौते का परिणाम मानते हैं जो कि सभी व्यक्तियों ने आपसी समझौते से राज्य का निर्माण किया है। मार्क्सवादी विचारक आप जानते हैं कि राज्य को शोषण का यंत्र या साधन मानते हैं जिसके अधीन जो पूंजीपति वर्ग है बुर्जुआ वर्ग का शोषण करता है। इसके अलावा आदर्शवादी विचारक जो हैं इनमें हीगल, कांट, बोसांके आदि हैं। आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। इसमें राज्य को आवश्यक भी मानते हैं और बुराई भी मानते हैं। इसका कारण क्या है आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो याद रखिए, व्यक्तिवादी विचारक जो हैं इंडिविजुअलिस्ट थिंकर, ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। वहीं अराजकतावादी विचारक जो एनार्किस्ट हैं वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यानी अराजकतावादी विचारक राज्य को बुराई भी मानते हैं और जरूरी भी नहीं मानते हैं। बहुलवादी विचारक जो प्लूरलिस्ट थिंकर हैं वो राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं, यानी बहुलवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च समुदाय नहीं मानते हैं बल्कि वो राज्य को अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय मानते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों में आइए कि राज्य के सावयवी सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत के समर्थक इसकी तुलना मानव शरीर से करते हैं और इसे राजनीतिक सावयव मानते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं आप कि यूनानी विचारक जो ग्रीक थिंकर थे वो राज्य के लिए नगर राज्य यानी सिटी स्टेट जिसको पोलिस कहते हैं, हमने पहले अध्याय में पढ़ा भी था कि यूनानी विचारक राज्य के लिए नगर राज्य यानी सिटी स्टेट या पोलिस शब्द का प्रयोग करते थे। और रोमन विचारक जो थे इन्होंने राज्य के लिए सिविटास और रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि यूनानी विचारक राज्य के लिए नगर राज्य सिटी स्टेट या जिसको पोलिस कहा जाए पोलिस शब्द का प्रयोग करते थे और रोमन विचारकों ने राज्य के लिए सिविटास और रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एक पूछा जाता है कि आधुनिक संदर्भ में राज्य यानी स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के विचारक निकोलो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। और राज्य आप जानते हैं कि राज्य जो है स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी के स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतर राज्य है। इसकी उत्पत्ति मूल रूप में इटालियन भाषा के शब्द स्टेटो STATO, राज्य शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द स्टेटो से हुई है, याद रखिएगा। और मैकियावेली ने दोस्तों राज्य के सर्वोच्चता का समर्थन सबसे पहले किया था और इसका सारा विचार शासन कला पर है और ये कुल मिलाकर राज्य को संगठित और उसे शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों राज्य की कुछ अलग तरह की परिभाषाओं को।
देखिए, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये परिभाषा दोस्तों प्लेटो ने दी है। राज्य के आंगिक सिद्धांत या सावयवी सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के समय से प्रचलित है। और प्लेटो कहता था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत व्याख्या की। और आप जानते भी हैं कि वो कहता है कि व्यक्ति के व्यवहार में 3 गुण होते हैं: तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान। ज्ञान, साहस और तृष्णा। और तृष्णा का स्थान मनुष्य के कमर के नीचे है। मनोवेग यानी साहस उसके हृदय में है और ज्ञान मस्तिष्क में है। तृष्णा के मनुष्य के इन्हीं 3 गुणों के आधार पर दोस्तों वो राज्य के 3 वर्गों की बात करता है। देखिए, तृष्णा व्यापारी में, मनोवेग या साहस सैनिक में और ज्ञान दार्शनिकों में पाया जाता है। और इन्हीं तीनों के संतुलित मेल से ज्ञान यानी विजडम का निर्माण होता है और इन तीनों के संयोग से ही राज्य का निर्माण होता है। तो जो व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं वही राज्य में भी गुण पाए जाते हैं। इसीलिए प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। एक प्रश्न है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये अरस्तु की परिभाषा है। अरस्तु कहता है कि जिस तरह से पहले शरीर का निर्माण होता है उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है और उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ कट जाए तो वो शरीर के बिना निर्जीव यानी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राज्य के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी आधार पर वो अपनी परिभाषा दिखाता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है, लेकिन अगर जो दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य पूर्ण है, व्यक्ति उसका अंग है। देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। तो देखिए, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ये परिभाषा T.H. ग्रीन द्वारा दी गई थी। थॉमस हिल ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं। वो कहते हैं कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा या संकल्प राज्य का आधार है। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। दोस्तों, ये परिभाषा हीगल द्वारा दी गई है। हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदछाप है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये हीगल द्वारा दी गई परिभाषा है। अलग अलग इसके लिए सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। एक प्रश्न है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ये भी हीगल की परिभाषा है। और देखिए, मिस एमपी फॉलेट की परिभाषा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। तो ये भी राज्य को एक तरह से आध्यात्मिक स्तर तक वहाँ तक ले जाते हैं, हीगल की तरह। हीगल राज्य को सर्वोच्च मानता है और आदर्शवादी विचारक है जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। और इसी आधार पर वो कहता है कि राज्य जो है वो ईश्वर की या पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये R.M. मैकाइवर यानी मैकाइवर द्वारा दी गई परिभाषा है कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। देखिए, राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये एडमंड बर्क द्वारा दी गई एक अलग तरह की परिभाषा है राज्य की, कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला है कि राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। ये परिभाषा किसने दी है? तो आदर्शवादी विचारक कांट ने ये परिभाषा दी है कि राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। और एक परिभाषा देखते हैं दोस्तों, राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन या गारंटी देती है। ये व्यक्तिवादी विचारक हैं स्पेंसर। उनका कथन है कि राज्य ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। और आगे देखिए, सब कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, यानी राज्य ही सर्वोच्च है। ये परिभाषा इटली के विचारक या इटली के फासिस्ट मुसोलिनी द्वारा दिया गया है।
मुसोलिनी का कहना है कि सब कुछ राज्य में है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं और इसके ऊपर कुछ नहीं। एक देखिए दोस्तों, एक परिभाषा है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। ये किसने कहा है? तो ये परिभाषा मैकाइवर की है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का पक्षपोषण किया है और वो कहते हैं कि राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में केवल एक संस्था है और उनका कहना है कि दोस्तों राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। अब आइए राज्य के तत्वों पर आते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि राज्य के 4 तत्व हैं, याद रखिएगा। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। देखिए, राज्य के 4 तत्व हैं, यानी किसी समुदाय को या किसी मानव समुदाय को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी हो, इस पर विद्वानों में एक रूपता नहीं है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछता है कि आदर्शवादी विचारक प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है? तो याद रखिएगा 5040। रूसो समझौतावादी विचारक है। रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। यद्यपि कई विचारक या संतुलित दृष्टिकोण ये है कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि जितनी कि राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो और उससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए भूभाग और राज्य के साधन अपर्याप्त हो जाएं। तो ये गार्नर द्वारा दी गई परिभाषा है। लेकिन याद रखिएगा, प्लेटो राज्य की जनसंख्या 5040 बताता है, जबकि रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं दोस्तों भूभाग के बारे में। तो कोई भी जनसमूह तब तक भूभाग या तब तक राज्य नहीं होता है जब तक वो एक निश्चित भूभाग प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो आप जान लीजिए कि राज्य के लिए भूभाग या निश्चित भूप्रदेश बहुत ही जरूरी है। इसी क्रम में ब्लंटशली का कथन है कि कोई भी जनसमूह तब तक राज्य नहीं होता जब तक कि निश्चित भूभाग प्राप्त नहीं कर लेता। और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि इधर उधर भटकने वाली खानाबदोश या घुमक्कड़ जातियों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो निश्चित भूभाग की आवश्यकता को राज्य का या निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। कौन कौन से विचारक हैं? याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सीले, लियोन, डिग्विट, हाल और विलोबी, ये विचारक ऐसे हैं जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। हालांकि ये सर्वमान्य है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन कुछ विचारक सीले, लियोन, डिग्विट और हाल तथा विलोबी ऐसे हैं जो निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। सीले का कथन भी है दोस्तों कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ये कथन सीले का है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसी के तरह विलोबी का भी कथन है कि राज्य के लिए भूभाग आवश्यक नहीं है, विलोबी का कहना है। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण भाग सरकार है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। राज्य सरकार के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है क्योंकि राज्य जो है वो एक अमूर्त संस्था है और सरकार उसका मूर्त रूप होता है। प्रारंभ में अगर हम देखें तो सरकार की आवश्यकता कानून और शांति व्यवस्था यानी लॉ एंड आर्डर तक ही सीमित थी, लेकिन वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट आ गए हैं। इससे सरकार का उत्तरदायित्व और राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। तो आप याद रखिए दोस्तों कि सरकार जो है वो राज्य के संचालन के लिए, उसकी मूर्तता के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक तरह से सरकार राज्य का कार्यकारी अंग होता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो वो है संप्रभुता, सर्वसत्ता या सर्वोच्च सत्ता, जिसको इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहा जाता है। दोस्तों, संप्रभुता के बारे में एक अलग टॉपिक में हम बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें हम संप्रभुता की उत्पत्ति किन शब्द से हुई है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी परिभाषाएं क्या दी गई हैं, विधिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। यहाँ हम शॉर्ट में ये देख रहे हैं कि संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तत्व है और संप्रभुता का तात्पर्य राज्य की उस सर्वोच्च शक्ति से होता है जिसके अधीन राज्य के सभी सदस्य होते हैं। दोस्तों, संप्रभुता राज्य का वह अनिवार्य तत्व है जिसके आधार पर राज्य को अन्य समुदायों से अलग किया जा सकता है। संप्रभुता के बिना किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से प्राण के बिना मनुष्य को जीवित नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार संप्रभुता के अभाव में राज्य मृत है और संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। संप्रभुता के प्रकार की बात करें तो दोस्तों, संप्रभुता दो प्रकार की है, आंतरिक यानी इंटरनल और बाह्य यानी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। आंतरिक संप्रभुता क्या है? तो आंतरिक संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है जिसमें सरकार कानून बनाती है और उसकी आज्ञा का पालन राज्य के सभी लोग करते हैं। लेकिन बाह्य संप्रभुता पर आते हैं तो बाह्य संप्रभुता दोस्तों, इसका आशय राज्य की स्वतंत्रता से है। ये स्वतंत्रता किस प्रकार की? तो राज्य अन्य राज्यों के प्रभुता के अधीन नहीं होता और स्वयं किसी दूसरे राज्य के आज्ञा पालन के लिए बाध्य नहीं होता। इसको बाह्य संप्रभुता कहते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का आदर और पालन करना होता है, लेकिन इससे उसकी बाह्य संप्रभुता नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वह इन अंतर्राष्ट्रीय संघों, संधियों और संगठनों का सदस्य बनने के लिए अपने ऊपर निर्भर है, यानी उसके निर्णय का अधिकार उसका स्वयं का होता है, इसलिए वो किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर जो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता है वो राज्य को स्वतंत्र और स्वायत्त तथा सर्वोच्च संस्था बनाती है। दोस्तों, संप्रभुता शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति का निरूपण सबसे पहले बोंदा ने किया। उसके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। तो संप्रभुता शब्द का सबसे पहले निरूपण बोंदा ने किया था। उसने परिभाषा भी दी है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। एक परिभाषा बिलोबी की है, बहुत ही आसान, कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी हमने बात किया है बाह्य संप्रभुता या एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की। तो बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन किस विचारक ने किया आप जानते भी होंगे, लेकिन हम बताते हैं कि ह्यूगो ग्रोशियस ने दोस्तों बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ये राज्य है? तो इसका उत्तर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि राष्ट्र संघ के पास दोस्तों निश्चित भूभाग भी है, ऑफिस इसका बना है। इसके साथ कार्य संचालन यानी इसके पास कार्य करने वाले लोगों की एक कार्यकारी अनुभवी और दक्ष टीम भी है, लेकिन इसके पास अपनी जनसंख्या और संप्रभुता नहीं है। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास जनसंख्या और संप्रभुता नहीं होती है। जनसंख्या किसी संप्रभु राज्य की ही होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो कि राज्य के जीवित रहने या राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें आपने राज्य के बारे में पढ़ा, राज्य का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या फिर राज्य के प्रमुख तत्व या जो राज्य के 4 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से आपने पढ़ा। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता के बारे में हमने इस अध्ययन के क्रम में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर इंगित किया है जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसमें हमने जो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की है वो परीक्षाओं की दृष्टि से सटीक और महत्वपूर्ण है। राज्य और इसके तत्व से संबंधित प्रश्नों में आपको इससे अलग बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल आप इसको अलग से प्रैक्टिस सेट या जो सॉल्व पेपर है आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो राज्य और इसके तत्व से संबंधित हैं यहीं से कवर होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। कि राज्य की उत्पत्ति कब और किस तरह से हुई है।
मनुष्य ने इतिहास का सहारा लेकर ये जानने का प्रयास किया, किंतु इतिहास से मनुष्य को ये जानकारी नहीं मिल पाई। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कल्पना से और विचारों से काम लेना शुरू किया। विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनुमान लगाना प्रारंभ किया कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी, और अपने अनुमान की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने तर्क भी प्रस्तुत किए। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि मानव में राजनीतिक चेतना किस समय और किस वातावरण में आई, इस संबंध में हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर इतिहास असफल हो जाता है, वहाँ पर हम कल्पना का सहारा लेते हैं। दोस्तों देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचारकों द्वारा कई सिद्धांतों का प्रतिपादन समय समय पर किया गया है, जिसमें से प्रमुख सिद्धांतों में आप जान सकते हैं कि देखिए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत, पैतृक और मातृक सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत रहे हैं। सबसे पहले हम राज्य की उत्पत्ति के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत यानी डिवाइन ओरिजिन थियरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राज्य की जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये राज्य के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के समर्थक इस बात में विश्वास करते हैं कि राज्य एक दैवीय संस्था है और राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रजा पर शासन करता है। राजा अपने कार्यों के लिए प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, और राजा की आज्ञा का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो एक तरह से जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों में सबसे प्राचीन है, और इसमें ये माना जाता है कि राज्य एक दैवी संस्था है, यानी राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन पाप है, क्योंकि राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रबल समर्थक और प्रतिपादक कौन रहा है, तो आप जान लीजिए। दोस्तों, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम था, और जेम्स प्रथम की पुस्तक है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। इसमें उसने लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यानी राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब है, या राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ये जेम्स प्रथम का कहना है। दोस्तों, दैवी उत्पत्ति के प्रमुख समर्थकों में जो विद्वान आते हैं उनमें आप देख सकते हैं जेलिनेक, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम और सेंट एम्ब्रोज हैं। दोस्तों, यहूदी धर्म की प्राचीन पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाभारत और मनुस्मृति में भी राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि इसमें ये मान्यता है राज्य मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्था नहीं, ईश्वर की देन है। ईश्वर राजा को शक्ति देता है। जिस प्रकार ईश्वर कोई गलती नहीं करता, उसी प्रकार राजा कोई गलती नहीं करता है। जिस तरह से ईश्वर का सारा कार्य सृष्टि के हित में होता है, राजा का भी कार्य हित में होता है। राजा की आलोचना या निंदा करना, आप जानते हैं, ईश्वर की आलोचना और निंदा करने के समान है, और राजा के प्रति विद्रोह नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है, जिसका मनुष्यों को दंड मिलता है। और एक बात और जो सबसे हास्यास्पद लगती है इस सिद्धांत की, कि यदि राजा अत्याचारी है तो वह प्रजा के पापों का कारण है और उन्हें दंड देने के लिए है। दोस्तों, दैवी अधिकार सिद्धांत जो है ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिससे राज्य के उत्पत्ति संबंधी विचार को समझने की बात की गई, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय न होकर दैवीय संस्था है। ये जेलिनेक का है, और जेलिनेक आप जानते हैं कि ये राज्य की उत्पत्ति के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थकों में है। तो ये कथन कि दैवी अधिकार सिद्धांत सबसे प्राचीन है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय न होकर दैवी या ईश्वरीय संस्था है। एक कथन है कि राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा होता है। ये कथन रॉबर्ट फिल्मर का है।
और इस पर एक प्रश्न और आता है कि मैं ही राज्य हूँ, यानी आई एम द स्टेट, ये कथन किसका है? तो ये फ्रांस के लुई 14वां का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। मनु जो कि प्राचीन भारतीय विधि संहिता के निर्माणकर्ता रहे हैं, और देखिए मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो आप जान लीजिए कि मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत या दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। मनुस्मृति के अनुसार राजा मनुष्य के रूप में देवता है, परंतु मनु ने राजा को धर्म से ऊपर नहीं माना था, लेकिन मनु दोस्तों राजा को मनुष्य के रूप में देवता मानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजधर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्री विचारक मनु के द्वारा राजधर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक प्रश्न और देख लीजिए कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। मनु के विराट पुरुष या जो शासक है उसकी अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं सूर्य, इंद्र, कुबेर, पवन, वरुण, चंद्र, अग्नि, इनकी शक्ति होती है। अब आइए दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के दूसरे प्रमुख सिद्धांत शक्ति सिद्धांत के बारे में जानते हैं, यानी राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, द थियरी ऑफ फोर्स। दोस्तों शक्ति सिद्धांत क्या मानता है? तो शक्ति सिद्धांत मानता है कि राज्य ईश्वरीय संस्था नहीं बल्कि मानवीय संस्था है, और बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और राज्य के अस्तित्व का आधार है। राज्य सर्वोच्च शक्ति का परिणाम है और उसकी उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई है, ऐसा राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की मान्यता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आप देखिए कि जब एक व्यक्ति जो है शक्तिशाली हुआ, धीरे धीरे उसने शक्तिशाली व्यक्ति के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और वह एक जनपद का नेता बन गया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके उसने अपने क्षेत्र में वृद्धि की और इसी क्रम में राज्य और साम्राज्य उत्पन्न हुए। तो इस तरह से माना जाता है कि शक्ति सिद्धांत जो है इसकी मान्यता प्राचीन काल से मिलती है और इसमें ये माना जाता है कि राज्य कोई ईश्वरीय या दैवी संस्था न होकर मानवीय संस्था है और बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है। शक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक पूछता है, तो दोस्तों शक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में ट्रीटस्के, नीत्शे, बर्नहार्ड, ओपेनहाइमर और कैटलिन आदि विचारक ये द थियरी ऑफ फोर्स थियरी, राज्य के उत्पत्ति के फोर्स थियरी यानी शक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। एक कथन है कि राज्य शक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये ट्रीटस्के का कथन है जो कहते हैं राज्य शक्ति है। और एक प्रश्न कि प्रथम राजा कोई भाग्यशाली योद्धा था, ये प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक वाल्टेयर का कथन है। देखिए प्रथम राजा कोई भाग्यशाली योद्धा था, वाल्टेयर का कथन है। और इससे संबंधित इस जो है शक्ति सिद्धांत से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है, ये मान्यता किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि ये शक्ति सिद्धांत की मान्यता है जिसमें ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन का कथन है जो कहते हैं विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न है राज्य के शक्ति या बल सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो जर्मन विद्वान ओपेनहाइमर दोस्तों राज्य के शक्ति या बल सिद्धांत के समर्थक हैं। और दोस्तों कभी कभी ये कहा जाता है कि केवल शक्ति से ही राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, इस सिद्धांत की आलोचना में ये कहा जाता है। और देखिए बोदा कहते हैं कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का ही संगठन कर सकती है, राज्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और ग्रीन का कथन तो आप जानते ही हैं जो कहते हैं कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं।
अब आइए दोस्तों देखते हैं राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी या सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में। दोस्तों सामाजिक संविदा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये आता है कि जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक संविदा सिद्धांत है ये किसके प्रतिक्रिया स्वरूप या किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत जो है, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके विरोध में सामाजिक संविदा सिद्धांत आया था। दोस्तों वैसे देखा जाए तो रिचर्ड हुकर सामाजिक संविदा से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। इसके अलावा अल्प्यूसियस और ह्यूगो ग्रोसस आदि विद्वान सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की ओर संकेत करते हैं। लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत को जिन 3 विचारकों के साथ जोड़ा जाता है वो हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। दोस्तों हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतकारों में आता है। दोस्तों इस सिद्धांत के विचारक कुछ बातों पर आपस में सहमत भी हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था। इन सभी बातों के बारे में तीनों ही विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो ये जो है एक समान मत रखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में सभी व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां और समस्याएं थीं, जिससे निकलने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया और उस समझौते के आधार पर एक राजनीतिक समाज या राज्य का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों जब हम विस्तार से इन तीनों विचारकों के विचारों के बारे में जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि तीनों ही विचारकों के मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक अवस्था के संबंध में हॉब्स के विचारों के बारे में। दोस्तों प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जो हॉब्स का विचार है वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था और प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। तो याद रखिएगा ये विचार जो है हॉब्स के हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में। लॉक के विचार क्या हैं? दोस्तों हॉब्स के विपरीत लॉक की प्राकृतिक अवस्था की स्थिति सुख, शांति और सुरक्षा की स्थिति है। लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो सुख, शांति और समृद्धि की अवस्था थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉक जो है प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था मानता है। इस अवस्था में मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करते थे, लेकिन इस अवस्था में कुछ असुविधाएं थीं, कुछ कमियां थीं। इस अवस्था में कोई ऐसा नहीं था जो नियमों की व्याख्या करे और उसे लागू करे, क्योंकि इस अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम और अधिकार थे जिनका व्यक्ति सामान्यतः पालन करते थे। कमी ये थी कि इस अवस्था में कोई ऐसा नहीं था जो इन नियमों की व्याख्या करे और उसे लागू कराए, इसलिए इस अवस्था में अस्थायी शांति नहीं हो पाती थी। इसलिए लोगों ने प्राकृतिक अवस्था से निकलने का प्रयास किया। लॉक के बाद आइए जानते हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन सुखी और संतुष्ट था। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के साथ दूसरों के हितों को हानि नहीं पहुंचाते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई कि धीरे धीरे स्वर्ण युग समाप्त होने लगा। स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वामित्व का रूप समाज को डसने और विषाक्त करने लगा। व्यक्तियों के पास जब निजी संपत्ति का उद्भव हुआ या वो अपनी निजी संपत्ति बनाने लगे, जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था का जो स्वर्ण युग था वो समाप्त हो गया और मनुष्यों ने इस अवस्था के कमियों को दूर करने के लिए प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने का फैसला किया। दोस्तों इस तरह से प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। तो ये समझौता किस प्रकार हुआ, उसकी विशेषताएं क्या थीं? तो दोस्तों ये समझौता जो समझौता था उस पे भी इन तीनों विचारकों की राय अलग अलग है। देखिए हॉब्स कहता है कि समझौते में प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तियों से कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति को देता हूँ,
इस शर्त पर कि तुम भी अपने शासन करने का अधिकार इसी व्यक्ति को दे दो। तो देखिए दोस्तों, हाब्स का समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाब्स का विचार है कि लोगों ने एक शासक की ज़रूरत महसूस किया और इस शासक की नियुक्ति के लिए आपस में समझौता किया। समझौते की शर्त इस प्रकार से थी कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति को देता हूँ, इस शर्त पर कि तुम भी अपने शासन करने का अधिकार इसी व्यक्ति को दे दो। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति को समर्पित कर दिया। देखिए, ये जो समझौता हुआ हाब्स का, इसमें संपूर्ण व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार, कोई अधिकार अपने पास नहीं छोड़ा, सभी अधिकारों को एक व्यक्ति को समर्पित कर दिया और वह व्यक्ति जिसको अधिकार सौंपे गए थे, एक निरंकुश संप्रभु जिसको हाब्स लेवाइथन कहता है, उसके रूप में उत्पन्न हुआ, जिसके पास सभी अधिकार, सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार थे। और इसी आधार पर कहा जाता है कि हाब्स के लेवाइथन के पास केवल अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं हैं, और व्यक्तियों के पास कोई भी अधिकार नहीं रह जाते हैं। हाब्स का समझौता आपने जान लिया। अब आइए जान लेते हैं लॉक के अनुसार जो समझौता हुआ वो किस तरह का था। दोस्तों, लॉक के अनुसार परस्पर दो समझौते किए गए। पहला नागरिक समझौता, जिससे एक नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की स्थापना की गई, और दूसरा राजनीतिक समझौता हुआ जिसके द्वारा एक जो दोस्तों शासक और नागरिकों के बीच हुआ, जिससे सरकार की स्थापना या सरकार की उत्पत्ति हुई। लॉक के समझौता सिद्धांत में व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार शासक को नहीं सौंपते हैं। आपने हाब्स के समझौता सिद्धांत में पढ़ा कि व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार शासक को सौंप देते हैं, लेकिन लॉक में क्या हुआ कि लॉक के सिद्धांत में व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार शासक को नहीं सौंपते हैं, वे शासक को केवल सीमित अधिकार सौंपते हैं और बाकी जो शेष अधिकार हैं वो अपने पास सुरक्षित रखते हैं। और ये इसलिए है कि यदि शासक या सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो उसे हटाने का अधिकार जनता में सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से जो लॉक का समझौता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने सभी अधिकारों को शासक को या सरकार को नहीं दिया, बल्कि कई सारे अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखा है। और इन अधिकारों में जीवन, संपत्ति, जीवन, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार है। और लॉक इन अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को। इसीलिए वो कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और वो प्राकृतिक अवस्था में भी बने रहते हैं। इसी आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है, ये लॉक का कथन है। और लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है और वो कहता है कि मनुष्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज या राज्य का निर्माण करते हैं और मनुष्य को अपने शरीर पर स्वामित्व प्राप्त है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलाकर वह जो कुछ अर्जित करता है वो उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। और लॉक राज्य को निजी संपत्ति की सुरक्षा का साधन बनाकर बाजार की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी आएगी कि इसीलिए लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब आइए लॉक के बाद देखते हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो रूसो के अनुसार दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौता किया और नागरिक समाज का निर्माण किया। इस समझौते में लोगों ने अपने संपूर्ण अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए। देखिए, महत्वपूर्ण है कि हाब्स के जो व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था कि सभी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति को दे दिए थे, लेकिन रूसो के जो समझौता है इसमें सभी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समूह को दे दिया। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिन अधिकारों को समूह को सौंपता है या समाज को सौंपता है, सामूहिक रूप से उन्हीं अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। तो जिस समूह को अधिकार सौंपा गया है वही सामान्य इच्छा या जनरल विल कही जाती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सामान्य इच्छा रूसो के प्राकृतिक अवस्था से निकलने के बाद सामाजिक समझौता सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से रूसो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए
किसी के भी हाथ में स्वयं को समर्पित नहीं करता है। तो दोस्तों, हाब्स के अनुसार समझौते के उपरांत जिस राज्य का निर्माण हुआ वो राज्य कैसा था, इसको जानते हैं, और लॉक और रूसो के अनुसार जो राज्य बना उसको भी जानेंगे। तो देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तथ्य को या इन जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं इनको आप समझे रहेंगे तो इससे जो प्रश्न बनेंगे आप उसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे और सही सही हल कर पाएंगे। दोस्तों, हाब्स के अनुसार समझौते के उपरांत जिस राज्य का निर्माण हुआ वह एक निरंकुश राजतंत्र था, जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था या कोई अधिकार नहीं था। इसमें शासक या जो लेवियाथन था इसके पास संपूर्ण अधिकार थे और इसके विरुद्ध लोगों को विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों को इस व्यक्ति के पक्ष में समर्पण कर दिया था। लॉक का समझौता जो था उसके आधार पर देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, लॉक के समझौते के आधार पर एक सीमित राजतंत्र का निर्माण हुआ। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉक के समझौते के आधार पर जिस राज्य का निर्माण हुआ वो सीमित राजतंत्र यानी लिमिटेड मोनार्की बना और इसमें राजा को सीमित अधिकार प्राप्त हुए और बाकी अधिकार लोगों के पास बचे रहे। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि लॉक के समझौता सिद्धांत में चूंकि सरकार या शासक भी एक पक्ष होता है और यदि वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है तो इसके विरुद्ध क्रांति या उसको बदलने का अधिकार लोगों के पास था। तो एक तरह से देखा जाए सीमित राजतंत्र का समर्थन लॉक करता है। तो लॉक ने सीमित और उत्तरदायी सरकार का विचार प्रस्तुत किया है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार। अब आइए देखते हैं दोस्तों, लॉक के बाद रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने संपूर्ण अधिकार किसको दिए। तो रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार किसको दिए, संपूर्ण समाज को, जिसको वो सामान्य इच्छा या जनरल विल कहता है। और यही सामान्य इच्छा दोस्तों लोकतंत्र का आधार है। तो रूसो जो है, रूसो लोकतंत्र का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है अपनी सामान्य इच्छा के द्वारा। और एक बात ये कि इस प्रकार सामान्य इच्छा व्यक्ति के उन सामूहिक इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य समाज का हित या सामूहिक कल्याण है। ये इच्छा सर्वोच्च और अस्थायी होती है। तो आपने जान लिया हाब्स, लॉक और रूसो के अनुसार जो सामाजिक समझौता हुआ उसमें राज्य का स्वरूप कैसा बना। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं के लिए उनको देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था। तो आप जानते हैं रिचर्ड हुकर। रिचर्ड हुकर ने सबसे पहले सामाजिक समझौता सिद्धांत पर जो है विचार दिए थे अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी में रिचर्ड हुकर ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में विचार दिया था, लेकिन इसको जो है सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हाब्स, लॉक और रूसो को है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किस सिद्धांत का। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत। राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, ये मान्यता किस सिद्धांत की है। तो ये सामाजिक संविदा सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। और देखिए सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार, बल्कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने अपनी इच्छा से किया है, इसलिए ये एक मानव निर्मित संस्था है। अगला प्रश्न है हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार किस आधार पर देता है। तो आप जानते हैं कि हाब्स के शासनकाल में या जो निरंकुश राजतंत्र का जो स्थिति है, कॉमनवेल्थ या सिविटास की उत्पत्ति होती है, उसमें लेवायथन के पास सभी अधिकार होते हैं, लेकिन एक ऐसी बात है आत्मरक्षा या जिसमें व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए उसमें वो संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार व्यक्तियों ने समझौता क्यों किया था। ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी यानी जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए लॉक के व्यक्तियों ने जो है प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों ने समझौता किया था। जबकि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। व्यक्तियों को
उनके प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, उस समय प्राकृतिक कानून भी थे, तब भी उन व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता इसलिए किया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। उस समय प्राकृतिक अवस्था में, लाक के समय प्राकृतिक अवस्था में सबसे बड़ी कमी यही थी कि जो नियम थे उनकी व्याख्या करने और उन नियमों को लागू कराने वाली कोई संस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास कौन से अधिकार थे? तो हमने कई बार चर्चा कर ली है दोस्तों। लाक के अनुसार व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अवस्था में भी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था और ये अधिकार व्यक्तियों को जन्म से ही प्राप्त हैं। एक प्रश्न और देखिए, सीमित सरकार का समर्थक कौन है? तो लाक सीमित राजतंत्र या सीमित सरकार का समर्थक है। इसके अलावा किस संविदावादी विचारक ने दो समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी समझौते का प्रतिपादन किया है? तो लाक। दोस्तों, जहां हाब्स और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत में केवल एक समझौता होता है, लाक के संविदा सिद्धांत में दो समझौतों की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि सामाजिक संविदा सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है किसके बारे में? तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है वो राजनैतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है मुख्य रूप से। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया? तो ये उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, उदारवाद को न्यायसंगत ठहराने के लिए लाक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रयोग किया। और लाक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, उसमें भी वह संपत्ति के अधिकारों को सर्वोच्च अधिकार मानता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को आदर्श बर्बर या सभ्य जंगली की संज्ञा किसने दी है? तो ये रूसो ने दिया है। रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण है। ये सभी व्यक्तियों की भी इच्छा हो सकती है और कुछ व्यक्तियों की भी इच्छा हो सकती है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण है। एक कथन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो ये रूसो का कथन है। रूसो प्राकृतिक अवस्था को अत्यंत ही सुखी और प्राकृतिक अवस्था मानता है कि मनुष्य एक प्राकृतिक मनुष्य के रूप में था, उसका जीवन सुख और समृद्धि युक्त था, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समस्या कब उत्पन्न हुई? जब वो कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक भूखंड को घेर करके उसे अपना बना लिया। जैसे ही संपत्ति की उत्पत्ति हुई तैसे ही जो है प्राकृतिक अवस्था में समस्या शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ये विचारक हैं सर हेनरी मेन। हेनरी मेन दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को आलोचना करते हैं घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में। एक प्रश्न है कि किसका कथन है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का जो दैत्य वो मनुष्य कभी नहीं हो सकता है? तो ये दार्शनिक हैं स्पिनोजा। दोस्तों, हाब्स पहले कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं और उस समय मनुष्य का जीवन दीनहीन, एकाकी, पाशविक और क्षणिक होता है। तो इसी आधार पे जो हाब्स कहता है कि ये व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं, तो वो समझौता इतना आसान नहीं है उन मनुष्यों की प्रकृति को देखते हुए। इसीलिए स्पिनोजा का कथन है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है। समझौता सिद्धांत के अन्य समर्थक कौन हैं? तो दोस्तों, समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के अन्य समर्थकों में लिकॉक, रिचर्ड हुकर, ह्यूगो ग्रोसियस आदि हैं। और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाब्स, लाक और रूसो किस एक बात पर सहमत हैं? हालांकि उनके विचारों में मतभिन्नता या साम्यता नहीं पाई जाती है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि हाब्स, लाक और रूसो किस एक बात पर सहमत हैं? तो वो ये है कि राज्य समझौते का परिणाम है। और आप जानते हैं कि हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवायथन में, लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज एंड गवर्नमेंट में और रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।
सामाजिक संविदा सिद्धांत के बाद आइए जानते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नों को देखिए दोस्तों। पैतृक सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक परिवार को राज्य की उत्पत्ति की प्रारंभिक इकाई मानते हैं। और दोस्तों इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हेनरी मैन हैं। याद रखिएगा, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हेनरी मैन हैं, जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और उन्होंने 19वीं शताब्दी में प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इन लोगों का मानना है या हेनरी मैन का मानना है कि बहुत से परिवार एक गांव को, बहुत से गांव एक राज्य का निर्माण करते हैं, और परिवारों के मिलने से गोलों के मिलने से कबीला और कबीलों के मिलने से राज्य बनता है। तो देखिए ये हेनरी मैन का कथन है, अभी किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है कि ये कथन किसका है। परिवारों के मिलने से गोलों के मिलने से कबीला और कबीलों के मिलने से राज्य बनता है। दोस्तों पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का है, इसकी मूल मान्यता ये है कि जिस प्रकार परिवार के रक्षा का उत्तरदायित्व घर के परिवार के मुखिया या पिता पर होता है, उसी प्रकार राज्य के रक्षा का दायित्व राज्य के मुखिया या शासक का होता है। तो इसी आधार पर पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आधार पर हुई है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अलावा एक मातृसत्तात्मक या मात्रिक सिद्धांत है। मात्रिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो राज्य की उत्पत्ति के लिए परिवार को आधार मानते हैं, जैसे पितृसत्तात्मक सिद्धांत के विचारक मानते हैं। और ये परिवार का मुखिया पिता को न मानकर माता को मानते हैं। इसका कारण ये है कि परिवार का प्रारंभ माँ से होता है। प्रारंभ में बच्चे माँ को पहचानते हैं और माँ ही परिवार का केंद्र बिंदु होती है। प्राचीन काल में वो ही माँ ही जो है परिवार की मुखिया होती थी और परिवार पर माता का ही अधिकार होता था। तो इसी आधार पर मात्रिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो जो है ये मानते हैं कि मातृसत्तात्मकता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेम्स मॉर्गन और मैक्लेनान नामक विचारक हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में जेम्स मॉर्गन और मैक्लेनान हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, पैतृक और मात्रिक सिद्धांत के बाद राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वमान्य सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप किसी एक निश्चित समय में नहीं हुआ है, बल्कि यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के विचारकों की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप किसी एक निश्चित समय में नहीं, बल्कि ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है। दोस्तों एक प्रश्न ये बनता है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के कौन कौन से तत्व हैं या फिर राज्य के विकास में कौन कौन से सहायक तत्व हैं। क्योंकि ये मान लिया जाए कि राज्य धीरे धीरे विकास का परिणाम है, तो प्रश्न ये उठता है कि ये विकास क्यों हुआ। तो इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि विकास प्रकृति का नियम है, लेकिन ये जरूर बताना होगा कि इस विकास में किन किन तत्वों ने योगदान दिया है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व क्या हैं। तो देखिए, रक्त संबंध, सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, युद्ध, राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना, ये राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व हैं। दोस्तों ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये काल्पनिक सिद्धांत हैं, जबकि ऐतिहासिक सिद्धांत ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि राज्य जो है किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति इसकी नहीं हुई है, बल्कि ये विभिन्न कारकों के योगदान से क्रमिक विकास की प्रक्रिया स्वरूप ये उत्पन्न हुआ है या इसका विकास हुआ है।
एक प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, हेनरी मैन के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न किसी श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की उपज है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है, बल्कि ये धीरे धीरे सार्वभौमिक संगठन के रूप में जो है इसकी उपज हुई है या इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न किसी श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या समझौते की उपज है, न परिवार का विस्तृत रूप, बल्कि इसका विकास हुआ है। ये राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण विचारक गार्नर का कथन है। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों मैकाइवर का कथन है। एक बार फिर से जान लीजिए कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। मैकाइवर का कथन है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व तत्व क्या है? तो ये है राष्ट्रीय चेतना का विकास। दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना का विकास आधुनिक समय में जो है ये राज्य के विकास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चेतना के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का आरंभिक जीवन कबीलों में व्यतीत होता था, और आप जानते हैं कबीलों में रहकर लोगों ने ये अनुभव किया कि आपसी मेल जोल और आसानी से शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं, और इसी अनुभव के कारण लोगों में राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति की सर्वांगीण और सही व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? तो ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो याद रखिएगा, मैकाइवर, ब्लंटशली, मॉन्टेस्क्यू और गार्नर ये विचारक राज्य के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया है? अपने जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में जो विविध रूप विकसित किए, उन्हीं से राज्य अपने आप विकसित हुआ है, यानी यह विकास की मंद और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये कथन विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया है, अपने जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में जो विविध रूप विकसित किए, उन्हीं से राज्य अपने आप विकसित हुआ है, यानी ये विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये कथन विकासवादी सिद्धांत के बारे में है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, इसको ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत दोनों ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इसमें हमने राजनीति जो राज्य के उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें कि देखिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत, पैतृक और मातृक सिद्धांत, और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के बारे में हमने इसमें विस्तार से पढ़ा। परीक्षाओं की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बहुत ध्यान से प्रत्येक लाइन को आप सुनिएगा और इसको नोट्स के रूप में आप तैयार करते चलें, क्योंकि ये आगे आपकी परीक्षाओं के लिए रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरा विश्वास है कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अगले चैप्टर के लिए हम बहुत जल्दी अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अपनी तैयारी जारी रखें और टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जो आपकी सफलता है, उसमें सहभागी के रूप में आपका अनुराग चौधरी हमारे साथ मेहनत करते रहें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।